पिछले लेक्चर के हवाले से क्वेश्चन है तो कर लें। अभी स्टूडेंट्स आ रहे हैं, साथ साथ ऐड होते जाएंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे जी IAS 21। बड़ा फेवरेट टॉपिक है एग्जामिनर का। अभी एक साल पहले ये ऐड हुआ था सिलेबस में और दोनों पेपर में ये आया हुआ है, लास्ट 2 पेपर्स में। लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि आपका ये पूरा स्टैंडर्ड आपके सिलेबस में नहीं है, जितना पोर्शन है उतना हिस्सा में हम आज डिस्कस करेंगे। इसमें आपके सिलेबस में सिर्फ 5 चीजें हैं। एक तो डेफिनेशन, जैसे स्टैंडर्ड्स के स्टार्ट में हम पढ़ते हैं, इसकी डेफिनेशंस, इसमें जो टर्म्स यूज की गई हैं वो कौन सी हैं। इनिशियल रिकॉग्निशन, हम इनिशियली फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करेंगे। बेसिकली थोड़ा सा ब्रीफली मैं बता देता हूँ कि ये स्टैंडर्ड रिलेट करता है उन तमाम ट्रांजैक्शन से जो फॉरेन करेंसी में हो रही है। अब ये बात है, हमने तो रिकॉर्ड करना है उसको अपनी ओन करेंसी में, तो उसके लिए क्या रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है वो डिस्कस करेंगे। फिर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट क्या कैसे करेंगे, यानी बाद में जिस वक्त पे करेंगे या जब बाद में ईयर एंड होगा तो उसको कैसे मेजर करेंगे। और फिर उसके बाद जो एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। देखिए, एक चीज आज मैंने जब खरीदी उस वक्त एक्सचेंज रेट कुछ और था, और जब मैंने पेमेंट की तो एक्सचेंज रेट डिफर कर गया, तो उसकी वजह से एक्सचेंज डिफरेंस आता है। दिस इज नॉन एज एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस। इसको अकाउंटिंग में हम कैसे रिकग्नाइज करेंगे। और आखिर में थोड़ी सी डिस्कशन है, थ्योरेटिकल पोर्शन है कि फंक्शनल करेंसी को कैसे डिटरमिन किया जा सकता है। अब जरा डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशंस को। तो सबसे पहले क्लोजिंग रेट, ठीक है। आपका ये जो एक्सचेंज रेट है इसको डिफरेंट हम नाम देते हैं। क्लोजिंग रेट यानी वो रेट होता है, स्पॉट एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग डे पीरियड। यानी अगर मेरा रिपोर्टिंग पीरियड जो है वो 31 दिसंबर 2018 है, तो 31 दिसंबर 2018 को जो एक्सचेंज रेट होगा उसको हम क्लोजिंग रेट कहेंगे। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल कि आज सपोज क्लोजिंग डेट है, तो आज शाम को जो रेट होगा डॉलर का पाकिस्तान रुपी से, तो वो मेरा एक्सपोर्ट एक्सचेंज रेट होगा। ऑस्ट्रेलियन डॉलर का या स्टर्लिंग का या यूरो का अगेंस्ट पाकिस्तान करेंसी जो है, जो भी रेट होगा उसको हम स्पॉट एक्सचेंज रेट का नाम देते हैं। अब एक्सचेंज डिफरेंस क्या है, अभी मैंने जैसे ब्रीफली थोड़ा सा बताया था, तो डेफिनेशन में वो लिखते हैं इज द डिफरेंस रिजल्टिंग फ्रॉम ट्रांसलेटिंग अ गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स इन वन करेंसी इनटू अनदर एट डिफरेंट एक्सचेंज रेट। अब ये डिफरेंट एक्सचेंज रेट कैसे होते हैं, जैसे मैंने भी बताया कि हमने आज एक गुड्स बाय की और आज एक्सचेंज रेट सपोज 150 था पाकिस्तान रुपी में $1, और जिस दिन मैंने पेमेंट की है उस दिन 152 हो गया, तो ऑब्वियसली आई हैव टू मेक अ हायर पेमेंट। ये जो डिफरेंस क्रिएट हो गया ₹2 पर यूनिट ऑफ करेंसी, ठीक है। मैंने $10,000 पे करने हैं, तो वो जो फॉर ईच $1 जो मेरा एक्सचेंज डिफरेंस ₹2 का क्रिएट हुआ, दिस इज नॉन एज एक्सचेंज डिफरेंस। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है फॉरेन करेंसी। अच्छा, यहाँ एक बहुत से स्टूडेंट्स को मिसकॉन्सेप्शन ये होती है कि फॉरेन करेंसी, जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं, फॉरेन करेंसी US डॉलर है, फॉरेन करेंसी यूरो है। ये नॉर्मल टर्म में तो ठीक है, लेकिन अकाउंटिंग के अंदर उसने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि फॉरेन करेंसी इज अ करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी। यानी इट मींस कि अगर पाकिस्तान में मैं बिजनेस कर रहा हूँ और मेरी फंक्शनल करेंसी, जिसको आगे जाके डिस्कस करेंगे, अगर फंक्शनल करेंसी डॉलर्स है, तो याद रखिएगा कि फिर डॉलर के अलावा जो भी करेंसी होगी वो फॉरेन करेंसी कंसिडर होगी। ठीक है, तो फंक्शनल करेंसी एक अलग चीज है और फॉरेन करेंसी फिर उसके ऑपोजिट आ जाएगी। इसी तरह फंक्शनल करेंसी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इज द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन विच द एंटिटी ऑपरेट्स। यानी वो करेंसी जिस कंट्री में या जिस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आप काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस करेंसी में जो आप ऑपरेट कर रहे हैं वो करेंसी मेरी फंक्शनल करेंसी होगी।
लाइक अगर पाकिस्तान में बैठ के मैं सारा बिजनेस ही डॉलर में कर रहा हूँ, यानी मैं रिसीट भी डॉलर में ले रहा हूँ, पेमेंट भी डॉलर में कर रहा हूँ, तो फिर मेरी फंक्शनल करेंसी डॉलर होगी। बेशक वो रेयर केस है, लेकिन पॉसिबिलिटी जरूर हो सकती है कि वो मेरी फंक्शनल करेंसी हो जाए। मॉनेटरी आइटम्स की डेफिनेशन भी आप पहले पढ़ चुके हैं स्टैंडर्ड में। और यूनिट्स ऑफ करेंसी हेल्ड, यानी कैश इन हैंड या किसी भी फॉर्म में करेंसी अगर आपके पास मौजूद है, उसको हम मॉनेटरी आइटम कहेंगे। और एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज टू बी रिसीव्ड और पेड इन अ फिक्स्ड और डिटरमिनेबल अमाउंट ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी। यानी अगर कोई ऐसी अमाउंट एसेट है और उसको रिसीव करना है, या लाइबिलिटी है उसको मैंने पे करना है इन फिक्स्ड और डिटरमिनेबल अमाउंट ऑफ यूनिट ऑफ करेंसी। मसलन मैंने लोन लिया बिजनेस में, और लोन के लिए एक डिटरमिनेबल अमाउंट जो है मैंने उसको रीपे करना है, तो वो मेरी मॉनेटरी लाइबिलिटी कहलाएगी। अगर मैंने किसी से पेमेंट रिसीव करनी है, इन अ फिक्स्ड भी लिखा हुआ वर्ड, सपोज मैंने गुड्स सेल की 3 मंथ क्रेडिट्स पर, so it means कि I have to receive amount after 3 months, तो इसको हम मॉनेटरी एसेट कहेंगे। यानी हर वो अमाउंट जो आपके फ्यूचर में रिसीवेबल हो या पेएबल हो इन अ फिक्स्ड और डिटरमिनेबल अमाउंट, ठीक है, उसको आप नाम दोगे मॉनेटरी आइटम। उसके बाद फिर हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है प्रेजेंटेशन करेंसी। वेरी सिंपल, वो करेंसी जिसके अंदर आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते हैं उसको आप प्रेजेंटेशन करेंसी कहते हैं। और ऑब्वियसली प्रेजेंटेशन करेंसी वो करेंसी होगी जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, क्योंकि अगर कोई भी मल्टीनेशनल कंपनी पाकिस्तान में काम कर रही है तो जो पाकिस्तान में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगी वो पीकेआर में बनेंगी। लेकिन ग्रुप के पॉइंट ऑफ से वो जिस कंट्री के अंदर उनकी पेरेंट कंपनी है वो अपनी करेंसी, अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस करेंसी में बनाएंगे, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है स्पॉट एक्सचेंज रेट, इज द एक्सचेंज रेट फॉर इमीडिएट डिलीवरी। यानी जो सी ट्रांजैक्शन जिस टाइम कर रहे हैं उस टाइम जो भी एक्सचेंज रेट होगा उसको हम स्पॉट एक्सचेंज रेट कहेंगे, ठीक है। मतलब अभी एक ट्रांजैक्शन करते हैं एक रेट मिलेगा आपको, और एक 2 दिन बाद ट्रांजैक्शन करते हैं एक और रेट मिलेगा, तो लिहाजा जो जिस स्टेट को जो सी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस स्टेट को जो भी एक्सचेंज रेट एट दैट टाइम अवेलेबल होगा उसको हम स्पॉट एक्सचेंज रेट का नाम देंगे, ठीक है। ये तो थी ब्रीफली उस 5-6 डेफिनेशन जो बड़ी मुख्तसर सी हैं इसके अंदर स्टैंडर्ड में। अब यहाँ से हमारा शुरू होगा जी स्टैंडर्ड प्रॉपर्ली इनिशियल रिकॉग्निशन पैरा 20 to 22 में हम इसको डिस्कस करेंगे कि अगर कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हमारी फॉरेन करेंसी में होती है उसको हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे इन आवर फंक्शनल करेंसी, ठीक है। तो पहला पैरा 20 जो है वो कहते हैं जी एक्सप्लेन द फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। पहले तो पैरा 20 ये बताता है कौन सी ट्रांजैक्शन फॉरेन करेंसी है। सो एनी ट्रांजैक्शन which is denominated or require the settlement in foreign currency, हर वो ट्रांजैक्शन जो आपने जिसकी पेमेंट जो है या सेटलमेंट जो है वो आपने फॉरेन करेंसी में करनी है उसको आप फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहेंगे। जैसे आप गुड्स इंपोर्ट करते हैं और जब इंपोर्ट करेंगे उसकी पेमेंट आपने डॉलर्स में करनी है, यूरो में करनी है, डिपेंडिंग कि आपने किस कंट्री से उसको इंपोर्ट किया, जिस कंट्री से इंपोर्ट किया उस करेंसी उसी करेंसी में आप उसको पेमेंट करेंगे, तो दिस ट्रांजैक्शन इज नोन एज फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन। इस और बड़ी सिंपल सी बात है कि जो कंट्री हमें गुड्स भेज रहा है वो अपनी इनवॉइस एक करेंसी में जनरेट करके देगा। वो हो सकता है डॉलर्स में जनरेट कर रहा है, वो हो सकता है यूरो में आपको जनरेट कर रहा है, ठीक है। दुनिया में जो करेंसी मोस्ट पॉपुलर करेंसी है जिसमें वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल है, उसमें नंबर 1 यूएस डॉलर्स, नंबर 2 यूरो, नंबर 3 यूके स्टर्लिंग एंड नंबर 4 येन। ये 4 करेंसीज है जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल होती हैं एक ट्रेड में ज्यादातर। इवन मैं पाकिस्तान से अगर एक्सपोर्ट भी कर रहा हूँ तो मैं पाकिस्तान रुपी में इनवॉइस नहीं रेज कर सकता, मैं रेज करूंगा डॉलर्स में या यूरो में, ठीक है। सो एग्जांपल्स आर बाइज or sells goods or services whose price is denominated in foreign currency। जैसे अभी मैंने आपसे को कहा कि मैंने वहां से गुड्स बाय की
और उसकी प्राइस जो है वो फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट की गई है, यानी उसकी इनवॉइस जो रेज की गई है वो फॉरेन करेंसी में। इसी तरह बोरोस और लेंड्स फंड्स when the amount payable or receivable is denominated in foreign currency। ठीक है, ये अक्सर होते हैं जिसको फॉरेन करेंसी लोन्स कहते हैं ना, इसको हम अक्सर नाम देते हैं जी फॉरेन करेंसी लोन्स। यानी हमने लोन लिया है फॉरेन करेंसी में, तो फिर पेमेंट भी उसको फॉरेन करेंसी में करनी है। मतलब मैंने अगर डॉलर्स में लोन लिया है तो मुझे पेमेंट भी डॉलर्स में करनी है। ठीक है, उस ट्रांजैक्शंस को भी हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन करेंगे। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या क्या आएगा, जिस वक्त मैं लोन लूंगा, यानी लोन जब लूंगा, लोन टेकन, ये भी मेरी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन है। फिर उसके बाद रीपेमेंट करूंगा, जब साथ साथ होती रहेगी रीपेमेंट, जो भी स्केड्यूल होगा, और रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, साथ साथ इंटरेस्ट पे होता रहता है, और ये भी सब कुछ डॉलर्स में पे होगा। ये दोनों ट्रांजैक्शन मेरी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन कहलाएंगी। इसको भी हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन का नाम देंगे। तो हर वो ट्रांजैक्शन जो एक फॉरेन करेंसी में डिनोमिनेट की जा रही है उसको हम फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस का नाम देंगे। अब इसी तरह अब यहां से रिकॉग्निशन क्राइटेरिया 21 में आता है, ये मैंने बोल्ड किया हुआ है, और ये बेसिक रूल है। अ फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन शैल बी रिकॉर्डेड on initial recognition in the functional currency by applying the foreign currency amount, the spot exchange rate between the functional currency and the foreign currency at the date of transaction। ठीक है जी, सपोज हमने गुड्स बाय किए हैं, गुड्स बाय किए हैं फ्रॉम यूएस, और इसकी जो इनवॉइस है, इनवॉइस की अमाउंट जो है वो डॉलर में है, और वो है $50,000। ठीक है, ये बाय की है ए लिमिटेड ने, विच इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान में है, और इसकी फंक्शनल करेंसी पीकेआर है, यानी पाकिस्तानी रुपी, फंक्शनल करेंसी पीकेआर। अच्छा, अब जिस वक्त $50,000 की इनवॉइस मेरे पास आएगी, मैंने परचेज को रिकॉर्ड करना है। जब मैं परचेज को रिकॉर्ड करूंगा तो ऑब्वियसली मैं $50,000 में रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी फंक्शनल करेंसी पीकेआर है। इसलिए स्टैंडर्ड बड़ा क्लियरली कहता है शेल बी रिकॉग्नाइज इन फंक्शनल करेंसी। मैंने इसको फंक्शनल करेंसी में रिकॉर्ड करना है, यानी मैंने इस परचेज को अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है इन पीकेआर, पाकिस्तानी रुपी में मैंने इसको रिकॉर्ड करना है। लेकिन किस तरह रिकॉर्ड करूं, वो लिख रहा है कि जी स्पॉट एक्सचेंज रेट लगाएंगे, किस डेट का, जिस डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है। मसलन अगर आज ट्रांजैक्शन हो रही है और आज का एक्सचेंज रेट जो है वो 156 टू $1 है, यानी $1 का है, तो मेरी ट्रांजैक्शन अमाउंट ऑटोमेटिकली $50,000 इंटू 156 करूंगा, तो ये पीकेआर में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये अमाउंट आ जाएगी आपके पास 156 7.8 मिलियन। तो मैं 7.8 मिलियन में इस अमाउंट को रिकॉग्नाइज कर, ठीक है जी। ये पैरा 21 कह रहा है, यानी जो सी ट्रांजैक्शन जिस डेट को हो रही है उस दिन जो भी एक्सचेंज रेट है, स्पॉट रेट है, उस डेट को मैं इस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर दूंगा। पैरा 22 फर्दर हमें एक्सप्लेन करता है कि गेट एन एवरेज रेट में बी यूज व्हेन वेयर एक्सचेंज रेट डज नॉट फ्लक्चुएट सिग्निफिकेंटली। इसके मतलब आपकी बुक में छोटी सी एग्जांपल भी दी हुई है कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम किसी एक कंट्री के साथ ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं और फ्रीक्वेंट ट्रांजैक्शन है, जैसे परचेज की ट्रांजैक्शन बार बार हो रही होती है, और हमारी डॉलर्स में इनवॉइस आती जा रही है,
तो अब यहाँ पर वही कह रहे हैं कि अगर तो एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएट नहीं होता सिग्निफिकेंटली तो हम एवरेज रेट भी यूज कर सकते हैं। मे बी का वर्ड है, ये जरूरी नहीं है कि करें, आप ट्रांजैक्शन भी कर सकते हैं और आप एवरेज रेट भी कर सकते हैं। यानी बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन होती है और फिर आप अब सारी ट्रांजैक्शन को जब रिकॉर्ड करते हैं तो फिर एक ही रेट जिसको एवरेज रेट कैलकुलेट कर लेते हैं उस रेट को जाकर हम ऑटोमेटिकली उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, कर सकते हैं हम इसको। उसके बाद पैरा 22 के बाद रिकॉग्निशन के बाद सब्सिक्वेंट की तरफ आएंगे। जो क्वेश्चन आता है वो आपका एग्जामिनेशन में सब्सिक्वेंट है। ठीक है, और ये पैरा 23 से 25 तक है सब्सिक्वेंट ईयर एंड रिपोर्टिंग। ओके, अब इसके रूल क्या कहता है? नंबर 23, एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड, ये बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसी पे क्वेश्चन बनना है। फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम शैल बी ट्रांसलेटेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट। वो कहते हैं हर साल के एंड पर जितनी भी आपकी फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, चाहे वो मॉनेटरी एसेट हो या मॉनेटरी लाइबिलिटी हो, शैल बी ट्रांसलेटेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट। आपने उसको ट्रांसलेट करना है क्लोजिंग रेट लगाकर। ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूं। उसके बाद नॉन मॉनेटरी आइटम that are measured in terms of historical cost in a foreign currency shall be translated using the exchange rate at the date of transaction। यानी इसका मतलब है कि इसकी मेजरमेंट नहीं होगी, नो रीमेजरमेंट। और थर्ड ये कह रहा है कि जी नॉन मॉनेटरी आइटम दैट आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू इन फॉरेन करेंसी शैल बी ट्रांसलेटेड यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट व्हेन द फेयर वैल्यू वाज मेजर्ड। ओके, ये अब तीनों जो है मैं आपको इसकी एग्जांपल्स लेकर थोड़ा सा समझाने लगा हूं, फिर ये आपको अंडरस्टैंड होगा। तो मैं आपको बोर्ड आपसे शेयर कर रहा हूं। जी, एक छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं। एग्जांपल 1, फर्स्ट अप्रैल 2018 आपने बाय की इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट, इनवॉइस प्राइस $15,000। 30th June 2018 no payment has been made till reporting date। यानी ये रिपोर्टिंग डेट है और इस डेट तक कोई पेमेंट नहीं हुई। अच्छा, अब यहां पर हमें एक्सचेंज रेट क्वेश्चन में देगा। अब क्वेश्चन में वो दो एक्सचेंज रेट हमें दे रहा है, एक 1,418 और ये एक्सचेंज रेट हमें दे रहा है PKR 147 to $1। उसके बाद 30th June 2018 का हमें एक्सचेंज रेट दे रहा है PKR 150 to $1। ठीक है जी, अब हम इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे ट्रांजैक्शन को? देखिए, सबसे पहले आइएगा 1,418 को जब मैंने गुड्स बाय की थी, जब मैंने 1 अप्रैल 2018 को गुड्स बाय की, उस दिन मैंने इसको रिकॉर्ड करना है अपनी फंक्शनल करेंसी में। और इस क्वेश्चन के मुताबिक हम फंक्शनल करेंसी कौन सी लेंगे? ऑब्वियसली PKR, क्योंकि ये जो ट्रांजैक्शन दी है ये फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन होती है। तो 1,418 को मैं रिकॉर्ड करूंगा, डेबिट कर दूंगा इन्वेंट्री या परचेज, वो डिपेंड करता है परपेचुअल सिस्टम है या पीरियोडिक है। मैं फिलहाल इन्वेंट्री का वर्ड लिख रहा हूँ, इन्वेंट्री डेबिट। और चूंकि मैंने क्रेडिट पे बाय किया है
तो अकाउंट्स पेएबल मेरा क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट बाय हाउ मच अमाउंट। स्टैंडर्ड का अभी हमने पैरा 20 पढ़ा था, तो उसने ये लिखा था कि जी आप रिकॉग्नाइज करेंगे स्पॉट रेट को। स्पॉट रेट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी थी कि जो डेट जिस डेट को ट्रांजैक्शन हो रही है उस दिन का जो एक्सचेंज रेट होगा वही मेरा स्पॉट रेट होगा, और आज का एक्सचेंज रेट 147 रुपीस है। तो लिहाजा इसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 15,000 इंटू 147। ठीक है जी, इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करते हैं जी। 15,000 इंटू 147 2205 2205,000। ठीक है जी, ये 2205,000 ये डेबिट हुआ और ये क्रेडिट 2205,000। ओके जी, इसके बाद अब जो पैराग्राफ में पढ़ रहा था उसकी तरफ मैं आऊंगा, और वो पैराग्राफ ये है कि अगर आपका आइटम मॉनिटरी आइटम है, अब देखिएगा पहले तो ये डिसाइड करते हैं कि ये दो हेड आ रहे हैं, एक इन्वेंट्री है एक अकाउंट पेएबल है, इनमें से कौन सी मॉनिटरी आइटम है कौन सी नॉन मॉनिटरी। ठीक है, तो अकाउंट्स पेएबल जो है इसकी तरफ अगर आऊं तो दिस इज अ मॉनिटरी आइटम। वाई, क्योंकि हमने इसके अगेंस्ट फ्यूचर में अमाउंट पे करनी है, और ऑब्वियसली जो भी एग्रीमेंट है उसके मुताबिक मैं इसको पे करूंगा। और इन्वेंट्री जो है ये मेरी नॉन मॉनिटरी आइटम, नॉन मॉनिटरी आइटम। अच्छा, अब मैं आऊंगा अकाउंट्स पेएबल की तरफ। अब क्वेश्चन में हमने लिखा है नो पेमेंट हैज मेड टिल रिपोर्टिंग डेट। रिपोर्टिंग डेट तक अभी हमने कोई पेमेंट नहीं की, इसका मतलब है कि मेरी लायबिलिटी अभी भी उतनी ही है जितनी मैंने रिकॉर्ड की है, अभी तक कोई पेमेंट नहीं। स्टैंडर्ड ये कहता है कि जितनी भी मॉनिटरी आइटम है वो आप रीमेजर करोगे। रीमेजर का मतलब क्या है कि इसको आज के एक्सचेंज रेट पर लेके आओगे, क्योंकि देखें याद रखिएगा कि जब आपकी फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन हो, एक्सचेंज रेट चेंज होगा तो एसेट और लायबिलिटी के अंदर चेंज आएगी, यानी एसेट और लायबिलिटी मीन रिसीवेबल और पेएबल के अमाउंट में डेफिनेटली चेंज आएगी। और एक प्रिंसिपल याद रखिएगा, जब आपकी होम करेंसी वीक होगी तो पेमेंट एडवर्स हो जाती है। यानी मतलब क्या है कि मुझे ज्यादा पेमेंट करनी पड़ेगी, और अगर होम करेंसी स्ट्रेंथन हो जाती है तो याद रखिएगा फिर रिसीट जो है वो एडवर्स हो जाती है, फिर पेमेंट फेवरेबल हो जाती है। तो अब अगर यहां देखें, अगर आपका पहले एक्सचेंज रेट 147 था और अब एक्सचेंज रेट बढ़कर 150 हो रहा है, ये बड़ा क्लियर शो कर रहा है कि मेरी जो होम करेंसी है, जिसको मैं फंक्शनल करेंसी यहाँ वर्ड यूज करूंगा, वो मेरी वीक हो रही है, और जब वीक होगी तो पेमेंट जो कि मैंने करनी है वो एडवर्स हो जाएगी, इसलिए इस सिचुएशन में आपको लॉस नजर आएगा। खैर ये जो चीज मैंने बताई है नॉलेज के लिए है, अगर ये ना भी अप्लाई करें तो क्वेश्चन हो जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अब मैंने सिंपल रीमेजर करना है। जब रीमेजर करूंगा तो अब जरा कैलकुलेशन करते हैं इसकी। देखिए अब ये कितने डॉलर इजाफा हो गया, कितने रुपये इजाफा हो गया पर डॉलर, 3 रुपीज। ठीक है, तो 150 का डॉलर हो गया। अब पहले जिस दिन मेरी लाइबिलिटी बुक हुई थी उस दिन 147 था, इसका मतलब 3 रुपीज इजाफा हुआ फॉर ईच डॉलर, और एक डॉलर जो है वो इनवॉइस जो है वो 15,000 है, यानी हर डॉलर के अगेंस्ट 3 पाकिस्तानी रुपी का इजाफा हो रहा है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। लाइबिलिटी का बढ़ना जो है वो एक्सचेंज लॉस है, ये मैं डेबिट करूंगा, एक्सचेंज लॉस डेबिट किया, और क्रेडिट करूंगा उसके अगेंस्ट अकाउंट्स पेएबल। अभी मैं आपसे प्लीज ये ज़हन में रखिएगा, मैंने ये कहीं डिस्कशन नहीं की कि एक्सचेंज लॉस कहाँ जाएगा, क्या ये अदर कंप्रीहेंसिव इनकम में जाएगा, या ये एक्सचेंज लॉस हमारा ट्रांसफर होगा किस स्टेट, कहां पर, प्रॉफिट और लॉस को, ये रिकॉग्निशन क्राइटेरिया आगे आएगा। ठीक है, अभी मैं इसकी डिस्कशन नहीं कर रहा। तो अगर इसको कैलकुलेशन करें तो 45,000 से मेरी लाइबिलिटी
इंक्रीज हो। यानी अब 30 जून 2018 को मैंने पे अभी भी $15,000 करने हैं, लेकिन ड्यू टू इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट इन होम करेंसी, इन फंक्शनल करेंसी, मुझे अब ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ेगी, इसलिए लाइबिलिटी को रीमेजर करना जरूरी है। तो पहला लाइन जो हमने पढ़ी थी, ऑल द मॉनेटरी आइटम शैल बी रीमेजर्ड एट, जितनी भी मॉनेटरी आइटम्स होंगी उसको आप रीमेजर करोगे, चाहे वो लाइबिलिटी हो या वो एसेट हो, लेकिन हो मॉनेटरी आइटम। अच्छा, अब आइएगा नॉन मॉनेटरी की तरफ। नॉन मॉनेटरी का रूल हमने ये पढ़ा कि अगर तो आपका कॉस्ट मॉडल है उस पर एप्लीकेबल है तो आप उसको रीमेजर नहीं करोगे। तो मैं जरा इसके लिए सिंपल एक एग्जांपल से दोनों समझा देता हूं। एग्जांपल 2, सपोज हम एक बिल्डिंग बाय करते हैं, 1418 को हमने बाय की बिल्डिंग, और बिल्डिंग हमने बाय की फॉर $100,000 फॉर कैश। यानी हमने $100,000 की बिल्डिंग बाय की और उसके अगेंस्ट कैश भी पे कर दिया। ठीक है, ये अपने माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज, इसका माइक ऑन है। थैंक यू। तो 100,000 की बिल्डिंग आपने कैश में खरीदी, और जिस दिन बाय की उस दिन आपका एक्सचेंज रेट, हम वही लेंगे एक्सचेंज रेट 147 टू $1। ठीक है, तो अब मुझे बताएं क्या एंट्री पास होगी इस दिन। डेबिट करेंगे हम बिल्डिंग, और बिल्डिंग डेबिट कितने से होगी, ऑब्वियसली इसकी अमाउंट नीचे कैलकुलेट कर देता हूं, $100,000 इंटू 147। ठीक है, यानी 147, ये 14.7 मिलियन आई थिंक बनेगी जी, 14.7 मिलियन, ये पीकेआर में आ जाएगी 14.7 मिलियन, ये डेबिट हुआ। और क्रेडिट हम कर देंगे कैश के, मैंने कैश पे किया 14.7 मिलियन रुपीस, ये मैंने पे होगा। ठीक है, अब देखें साल के एंड पे जब खत्म होता है साल 30 जून 2016 को, अब मैं अज्यूम कर रहा हूं कि इफ द कंपनी इज यूजिंग कॉस्ट मॉडल, अब कॉस्ट मॉडल के तहत बिल्डिंग डेप्रिसिएट होगी, जैसे नॉर्मली करते हो आप बिल्डिंग डेप्रिसिएट करोगे। मैं यहाँ कर नहीं रहा क्योंकि वो तो क्वेश्चन में दिया होगा कितनी लाइफ है, बिल्डिंग डेप्रिसिएट होगी, और मैं 3 मंथ की डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करूंगा फ्रॉम 1418 से 30 जून 2018, जो भी हमें इसकी अमाउंट दी होगी। अच्छा, उसके बाद चूंकि स्टैंडर्ड ये कहता है कि आप कॉस्ट मॉडल दे रहे हो और ये बिल्डिंग नॉन मॉनिटरी आइटम है, अगर एक आइटम नॉन मॉनिटरी है और उस पर कॉस्ट मॉडल एप्लीकेबल है तो आपने इसको रीमेजर नहीं करना, नॉट टू बी रीमेजर्ड। जिस तरह हमने वहां पर रीमेजर किया था, यहां पर रीमेजर करने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज ये आ जाती है कि इफ द कंपनी इज यूजिंग द रीवैल्यूएशन मॉडल, यानी नॉन मॉनिटरी आइटम है और लफ्ज रीवैल्यूएशन नहीं है, फेयर वैल्यू है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर हम रीवैल्यूएशन मॉडल यूज कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद IAS 16, या हम फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद IAS 40, डिपेंड करता है ये बिल्डिंग किस में फॉल कर रही है। हो सकता है कि ये बिल्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो, ये भी हो सकता है कि बिल्डिंग आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ना हो बल्कि वो IAS 16 में फॉल करती हो। ये दोनों सिचुएशन आपकी हो सकती है। अच्छा, अब इसमें आप जरा देखिएगा, अगर आपकी ये फेयर वैल्यू मॉडल एप्लीकेबल है या रीवैल्यूएशन मॉडल एप्लीकेबल है और एसेट आपका नॉन मॉनेटरी है, तो फिर स्टैंडर्ड हमें ये कहता है कि यस इट शैल बी रीमेजर्ड, शैल बी
रीमेयर्ड, इसको मैं रीमेयर करूंगा, लेकिन किस डेट को? रीमेयर्ड ऑन द डेट व्हेन फेयर वैल्यू इज मेयर्ड। यानी जिस दिन अगर रीवैल्यूएशन हम कर रहे हैं, जिस दिन रीवैल्यूएशन करेंगे, अगर आप रीवैल्यूएशन कर रहे हैं ईयर एंड पर, तो ऑब्वियसली ये भी ईयर एंड पे जाएगा। अगर आप फेयर वैल्यू मेजर कर रहे हैं स्टार्ट ऑफ द ईयर, रीवैल्यूएशन स्टार्ट ऑफ द ईयर कर रहे हैं, तो हम इसको भी रीमेजर करेंगे, बिल्डिंग को स्टार्ट ऑफ द ईयर, इसको भी हम रीमेजर करना जरूरी है। और इसी तरह अगर हम कोई बिल्डिंग रीवैल्यू कर रहे हैं मिड ऑफ द ईयर, तो इसको भी मिड ऑफ द ईयर करेंगे, यानी उस डेट को करेंगे जिस डेट को फेयर वैल्यू मेजर हो रही है। जबकि मॉनिटरी आइटम को रीमेजर सिर्फ और सिर्फ कब करना है? रिपोर्टिंग डेट को। ये तीन चीजें आपके सामने आ गई, और अगर तीनों को मैं यहां सम अप करता हूं, अगर तो मॉनिटरी आइटम है तो इसको आप रिपोर्टिंग डेट को रीमेजर करोगे। ये नंबर वन आ गया, ये रिपोर्टिंग डेट होगा। नंबर टू, यहां से मैं ले रहा हूं, अगर वो नॉन मॉनिटरी आइटम है और उस पर कॉस्ट मॉडल एप्लीकेबल है तो उसको रीमेजर नहीं करोगे। और नंबर थ्री, अगर उस पर रीवैल्यूएशन या फेयर वैल्यू मॉडल एप्लीकेबल है और वो नॉन मॉनेटरी आइटम है, तो उसको रीमेजर करोगे, लेकिन उस डेट को जिस डेट को फेयर वैल्यू मेजर होती है। इन सिंपल वर्ड्स, जिस डेट को आप फेयर वैल्यू मेजर कर रहे हो उसी दिन आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे। ठीक है जी। ये अब तीन पैराग्राफ, दोबारा मैं उसी स्लाइड्स की तरफ आऊंगा और ये तीन पैराग्राफ एक दफा फिर जरा आप देख लीजिएगा जो अभी मैंने एक्सप्लेन जी। मैंने आपसे डिस्कस किया था, एट द एंड ऑफ ईच रिपोर्टिंग पीरियड फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम शैल बी ट्रांसलेटेड यूजिंग द क्लोजिंग रेट। ठीक है जी। फिर नॉन मॉनेटरी आइटम दैट आर मेजर्ड इन टर्म ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट इन अ फॉरेन करेंसी शैल बी ट्रांसलेटेड। मैंने आपसे कहा कि नॉट टू बी रीमेजर्ड, ये लिखा हुआ मैंने, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड में शैल बी ट्रांसलेटेड। जरा पूरा पढ़िएगा। यूजिंग द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, यानी जिस डेट को मैंने ट्रांजैक्शन की है उसी डेट का एक्सचेंज रेट रखोगे, तो इसका मतलब है कि दोबारा मेजर नहीं करना, नो रीमेजरमेंट। और थर्ड, नॉन मॉनेटरी आइटम दैट आर measured at fair value in a foreign currency shall be translated using the exchange rate at the date when the fair value is measured। यहाँ पर वो डेट यूज करेंगे जिस डेट की को मैं फेयर वैल्यू मेजर कर रहा हूँ। ये तीन चीजें आपने जेन में रखनी है। अब इससे आगे रूल पढ़ेंगे कि इसको जब मैं रीमेजर करूंगा, जैसे ये रीमेजर हो रही है और ये रीमेजर हो रही है, ये रीमेजर नहीं हो रही, तो अगर मैं इनको रीमेजर करता हूँ तो यकीनी बात है एक डिफरेंस क्रिएट होता है जिसको हम कहते हैं एक्सचेंज डिफरेंस। और इस एक्सचेंज डिफरेंस को हम नॉर्मली कहते हैं एक्सचेंज गेन और एक्सचेंज लॉस। या ये एक्सचेंज गेन हो सकता है, गेन कब होगा? जब फेवरेबल कंडीशन होगी करेंसी मूवमेंट की। और एक्सचेंज लॉस कब होगा? जिस वक्त एडवर्स मूवमेंट होगी हमारी हमारी होम करेंसी की। ठीक है। ये अब इसका प्रिंसिपल क्या है कि ये अकाउंटिंग में कैसे ट्रीट किए जाएंगे? इधर दे विल गो टू द प्रॉफिट एंड लॉस और स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम, ये हमारे अगले पैराग्राफ्स में आएगा। ये पैरा 24 भी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सिर्फ हम इसको रीड कर लेते हैं। इसमें वो लिखता है द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम इज डिटरमिन्ड इन conjunction of other relevant standard। डिपेंड करता है कि वो जो ट्रांजैक्शन हमने की है वो किस स्टैंडर्ड में फॉल कर रही है। अभी वैसे मैंने एग्जांपल में भी बताया था, ये स्टैंडर्ड में भी एग्जांपल दी है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज मेजर्ड इन द फेयर वैल्यू और हिस्टोरिकल कॉस्ट इन अकॉर्डेंस विद IAS 16। यानी हम IAS 16 के मुताबिक जितनी भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, या तो हम उसको फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करते हैं या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हैं। फेयर वैल्यू को मतलब रीवैल्यूएशन है। Whether the carrying amount is determined on the basis of historical cost or on the basis of fair value. If the amount is determined in the foreign currency,
it is then translated into functional currency in accordance with standard. अब चाहे वो आप अमाउंट जो है फेयर वैल्यू पर मेजर कर रहे हो या अमाउंट आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पर मेजर कर रहे हो, दोनों सूरतों में आपने उस ट्रांजैक्शन को फॉरेन करेंसी को कन्वर्ट करना है अपनी फंक्शनल करेंसी में अकॉर्डिंग टू दिस स्टैंडर्ड जो हम पढ़ चुके हैं और स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं कि किस रेट पर करेंगे, स्पॉट एक्सचेंज रेट पर। ठीक है जी, ये वही बस उसी चीज को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। यहां से अब हमारा आएगा कि जो एक्सचेंज डिफरेंसेस आ रहे हैं उसको कहां रिकॉग्नाइज करेंगे। पैरा 28 से 33 में, पैरा 28 में हमें वो कहता है एक्सचेंज डिफरेंसेस अराइजिंग ऑन द सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम। ये वर्ड जरा आपको अंडरलाइन कर रहा हूं खास तौर पर, सेटलमेंट ऑफ मॉनेटरी आइटम और ट्रांसलेटिंग मॉनेटरी आइटम at rates different from those at which they were translated on initial recognition। यानी जिस दिन आप सेटलमेंट करोगे या ट्रांसलेट करोगे मॉनेटरी आइटम को, ठीक है, उस यानी उसकी वजह से जो इनिशियल रिकॉर्ड किया था और जो आज सेटलमेंट कर रहे हो या आज ट्रांसलेट कर रहे हो, उसकी वजह से जो एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा during the period or in previous financial statement shall be recognized in prominent है प्रॉफिट और लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस के लिए मैं खास तौर पर यहां पर इस चीज को हाईलाइट करूंगा। मॉनेटरी आइटम्स, जितनी भी मॉनेटरी आइटम्स है, इसको जब रीमेजर करोगे या इसको सेटलमेंट करोगे, उसकी वजह से जो एक्सचेंज डिफरेंस क्रिएट होगा वो प्रॉफिट और लॉस में आप ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, एक्सेप्ट एज डिस्क्राइब्ड